विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें हमारा टॉपिक था मौर्योत्तरकालीन राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास, यानी पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन पोस्ट मॉडर्न एज। आज का टॉपिक है उसमें हमारा मौर्योत्तरकालीन संस्कृति, यानी द कल्चर ऑफ पोस्ट मौर्यन। तो मौर्य वंश के पतनोपरांत, यानी मौर्य वंश का जब पतन हो गया तो भारत की राजनीतिक एकता नष्ट हो गई। अनेक छोटे छोटे राज्य और विदेशी आक्रमणकारियों ने नई व्यवस्था को प्रोत्साहित किया, जिसने मौर्योत्तर सामाजिक एवं धार्मिक जीवन, कला और साहित्य को प्रभावित किया। तो मौर्योत्तरकालीन शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले मौर्योत्तर काल में भारतीय शासन व्यवस्था में विदेशियों का बड़े पैमाने पर समावेश हुआ, जिसका प्रभाव भारत की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी दिखाई पड़ता है, जैसे राजा का दैवीय उत्पत्ति में विश्वास, छत्रप प्रणाली का विकास, राजाओं द्वारा भूमिदान की प्रथा, सामंतवादी लक्षण। ये 4 पॉइंट याद रखने हैं आपने। मौर्योत्तरकालीन शासन व्यवस्था के चार प्रमुख विशेषताएं हैं, वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है राजा की दैवीय उत्पत्ति में विश्वास, यानी राजा का दैवित्व उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो दिखाई देता है। छत्रपी प्रणाली का विकास दिखाई देता है। छत्रपी मतलब गवर्नर्स टाइप, जैसे गवर्नर होते हैं। तीसरा, राजाओं द्वारा भूमिदान की प्रथा, राजाओं द्वारा भूमिदान दिया जाने लगा। और चौथे नंबर पे सामंतवादी लक्षण। इस काल में शासन व्यवस्था में विभिन्न प्रभावों का जो विवरण है वो बता रहा हूं। सबसे पहले शुंगकालीन शासन व्यवस्था। शुंगकालीन शासन व्यवस्था, तो सबसे पहले चलते हैं पुष्यमित्र शुंग पर। पुष्यमित्र शुंग के शासन व्यवस्था के विषय में यह माना जाता है कि उसने मौर्य प्रशासन के स्वरूप को ही अपनाए रखा। इस काल की शासन व्यवस्था के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण तत्व राजा की दैवीय उत्पत्ति में विश्वास था, जिससे केंद्रीय नियंत्रण में शिथिलता आ गई। केंद्रीय नियंत्रण में शिथिलता आ गई। मौर्य शासक अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास नहीं करते थे। मौर्य सम्राट जो थे या मौर्य शासक जो थे अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास नहीं करते थे, जबकि शुंग जो शासक हैं वो दैवीय उत्पत्ति में, राजा की दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। 2 स्टेटमेंट बना के दे सकता है क्वेश्चन, ठीक है। कौटिल्य की भांति मनु भी राजा के लिए मंत्री परिषद की आवश्यकता पर बल देते हैं, परंतु कौटिल्य जहां बड़ी मंत्री परिषद का उल्लेख करते हैं, वहीं मनु राजा को 7 या 8 मंत्रियों को नियुक्त करने की सलाह देते हैं। कौटिल्य क्या कहते हैं? बड़ी मंत्री परिषद होनी चाहिए, लेकिन मनु क्या कहते हैं? राजा को 7 या 8 मंत्रियों को नियुक्त करने की सलाह देते हैं। मौर्य काल की भांति शुंग काल में साम्राज्य के विभिन्न भागों में राजकुमारों और राजकुल से संबंधित व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त किया जाता था। जैसे पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का राज्यपाल नियुक्त किया। अब यहां से क्वेश्चन बना हुआ कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र को कहां का राज्यपाल नियुक्त किया? आंसर विदिशा का, बेसनगर विदिशा का राज्यपाल नियुक्त किया। अयोध्या लेख में धनदेव को कौशल का राज्यपाल बताया गया है। शुंग काल में भी ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम हमेशा शासन, मतलब जब भी कोई भी आप काल पढ़ रहे होंगे, कोई भी साम्राज्य पढ़ रहे होंगे, वहां पर सबसे छोटी इकाई जो होती है प्रशासन की, वो कौन सी होती है? ग्राम होती है। ये अलग बात है कि ग्राम को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से भी बोला गया। आगे चल के पढ़ेंगे मध्यकाल में हम दीह बोलेंगे गाँव को। क्या बोलेंगे? दीह, ठीक है। अब आते हैं सातवाहन कालीन शासन व्यवस्था में। सातवाहन शासकों का भी प्रशासकीय संगठन मौर्य शासन प्रणाली पर ही आधारित था, परंतु मौर्य शासकों के विपरीत सातवाहन शासक अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी की तुलना अनेक देवताओं से की गई है। नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी की तुलना अनेक देवताओं से की गई है। सातवाहन राजाओं की प्रमुख जो उपाधियां थी वो थी राजन, राजराज, महाराज, राजन, राजराज, महाराज। साथ ही सातवाहन नरेशों ने शकों की तरह स्वामिन जैसी उपाधियां भी धारण की। स्वामिन जो उपाधि धारण करते थे वो शक शासक करते थे, लेकिन सातवाहनों ने स्वामिन जैसी उपाधियां भी धारण की। सातवाहनों द्वारा धारण की गई जो उपाधियां हैं, जैसे सातकर्णी प्रथम है, उसने कहा मैं दक्षिणापतिपति हूं। क्या हूं? दक्षिणापतिपति। और दूसरी जो उपाधि है अप्रतिहत चक्र। ये उत्तराखंड का क्वेश्चन है, अप्रतिहत चक्र वाला। उत्तराखंड पीछे से क्वेश्चन है कि अप्रतिहत चक्र किसकी उपाधि थी? आंसर सातकर्णी प्रथम की। दूसरा जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है, उसने वेणा कटक स्वामी की उपाधि धारण की।
यहां से भी क्वेश्चन बना है कि वेणकटक स्वामी किसकी उपाधि थी? आंसर गौतमीपुत्र सातकर्णी की। एक ब्राह्मण द्विजावर कुटुंब विवर्धन, ये भी गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपाधि है। एक ब्राह्मण द्विज, द्विज बोलते हैं 2 बार जन्म लेने वाला, यानी उपनयन संस्कार के बाद जो दूसरा जन्म माना जाता है बौद्धिक जन्म, तो द्विज, द्विजावर कुटुंबन विवर्धन। ऐसे एक हुआ वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। कौन हुआ? तीसरा राजा जो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, उसने कहा मैं दक्षिणा पथेश्वर हूं कि दक्षिणा पथेश्वर। अब ये ध्यान रखना, दक्षिणा पथपति ये सातकर्णी प्रथम है और दक्षिणा पथेश्वर ये वशिष्ठ पुत्र पुलमावी की उपाधि है। एक बोल रहा है मैं दक्षिणा पथ का पति हूं, मतलब दक्षिणा पथ का स्वामी हूं, और दूसरा बोल रहा है मैं दक्षिणा पथ का ईश्वर हूं। दोनों में अंतर है, मालिक होना और ईश्वर होना दोनों क्या है? अंतर है। तो दक्षिणा पथेश्वर किसकी उपाधि है? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी की। यद्यपि सातवाहन शासकों के नाम मात्र प्रधान है, फिर भी उत्तराधिकार पुरुष वर्ग में ही सीमित था। इस काल में कुछ रानियां शासन कार्य में भाग लेती थी, जैसे सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका ने अपने अल्प वयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री की संरक्षिका के रूप में शासन संचालित किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी अपने शासन के अंतिम समय में अपनी माता गौतमी के साथ मिलकर शासन किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने शासन के अंतिम समय में अपनी माता गौतमी के साथ मिलकर शासन किया। इस काल में रानियां देवी और महादेवी की उपाधियां धारण करती थी। रानियां क्या उपाधि धारण करती थी? देवी और महादेवी। नागनिका इंपॉर्टेंट है वैसे, है नागनिका का क्वेश्चन पूछेगा। वेदश्री और शक्तिश्री, इसके पुत्रों के नाम थे वेदश्री और शक्तिश्री। ठीक है, अगला, सातवाहन प्रशासकीय व्यवस्था में अधिकारियों की सामान्य संज्ञा अमात्य थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी तथा वशिष्ठ पुत्र पुलमावी द्वारा एक उच्च अधिकारी महासेनापति की नियुक्ति का विवरण प्राप्त होता है, परंतु उसके कार्यों का विवरण नहीं मिलता है। तो महासेनापति की नियुक्ति, एक उच्च अधिकारी के रूप में महासेनापति की नियुक्ति किन सातवाहन शासकों के समय में की गई? आंसर गौतमीपुत्र सातकर्णी और वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। लेकिन उनके कार्य क्या थे महासेनापति के, ये नहीं बताया गया। सातवाहन प्रशासकीय व्यवस्था में कुछ सैन्य लक्षण भी दृष्टिगत होते हैं। सेनापति को प्रांतों का शासक बताया गया है तथा कटक और स्कंधावार जो कि सैन्य शिविर थे का भी उल्लेख हुआ है। कटक, स्कंधावार क्या थे? सैन्य शिविर थे। कटक और स्कंधावार क्या थे? सैन्य शिविर थे, है ना। जैसे कैंट एरिया होते हैं हमारे, आर्मी रहती है जहां पर, है ना, आर्मी कैंट। अगला, सातवाहन शासन व्यवस्था में सामंतवादी लक्षण भी दिखते हैं। इसी समय में सामंतवादी का अंकुरण माना जाता है। कन्हेरी और कार्ले अभिलेख में महारठी और महाभोज नामक बड़े सामंतों का उल्लेख है। इनके पद आनुवंशिक थे और इन्हें भूमिदान और सिक्का चलाने का अधिकार था। महारठी और महाभोज, ठीक है। तो ये पद कैसे थे? आनुवंशिक थे, भूमिदान और सिक्का चलाने का अधिकार था। सातवाहन प्रशासकीय व्यवस्था में ऐसे लक्षण शकों के प्रभाव स्वरूप देखने को मिलता है, यानी इन्होंने शकों का अनुसरण किया। शकों के अनुसरण पर इन्होंने भी क्या किया? बड़े बड़े भूमिदान दिए और उनके पद आनुवंशिक कर दिए और उन्हें सिक्के चलाने की भी अनुमति दी। आगे सल्तनत में पढ़ते हैं हम इख्ता, क्या पढ़ते हैं? वेतन के बदले भूमि, इख्ता। इसी समय ब्राह्मणों और श्रमणों को भूमिदान में देने की प्रथा आरंभ हुई। यहां से क्वेश्चन बनेगा, फिर ये उत्तराखंड पीछे से क्वेश्चन है। ब्राह्मणों और श्रमणों को भूमिदान देने की प्रथा का प्रारंभ किस काल में माना जाता है? आंसर सातवाहन के समय में माना जाता है। ब्राह्मणों को और श्रमणों को भूमिदान में देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन काल का माना जाता है। सातवाहन अभिलेखों में जो उल्लिखित कुछ पदाधिकारी हैं उनके नाम बता रहा हूं। जैसे राजा मात्य जो था वो राजधानी में रहकर सम्राट की सेवा करता था। राजा मात्य राजधानी में रहकर सम्राट की सेवा करता था। भांडागारिक ये कोषाध्यक्ष होता था। भांडागारिक क्या होता था? कोषाध्यक्ष होता था। रज्जुक जो था वो राजस्व विभाग का प्रमुख था। रज्जुक रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व बोलते हैं रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का प्रमुख। कर्मांतिक जो था वो भवनों का निर्माण की देखरेख करने वाला, भवनों के निर्माण की, ये मैच करने के लिए आएगा आपके पास। राजा मात्य, भांडागारिक, रज्जुक और, ठीक है, एक और होता था पनीयधरक जो था वो नगरों में जलापूर्ति का प्रबंध करता था। नगरों में जलापूर्ति का प्रबंध करता। साम्राज्य को अनेक आहार में बांटा गया था, जिसका प्रमुख एक अमात्य होता था।
आहार में अनेक ग्राम होते थे, ग्रामों का प्रमुख गौलमिक गृहपति होता था। अब ये आईएएस का क्वेश्चन है, सातवाहन काल में ग्राम प्रधान को या गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता था? आंसर गौलमिक, ग्रामिक या गृहपति। गौलमिक, गौलमिक मतलब ग्रामिक, ग्रामिक और गृहपति। नगरों का शासन निगम सभा द्वारा संचालित होता था। नगरों का शासन निगम सभा द्वारा संचालित होता था। अगला, शक कुषाण शासन व्यवस्था कैसी थी? शकों के समय में, कुषाणों के समय में। तो भारत में शक शासन प्रणाली की सर्वप्रमुख विशेषता छत्रपी प्रणाली थी। क्या थी? छत्रप हो गए गवर्नर, गवर्नर टाइप, यानी एक प्रांत को जीता, वहां पर छत्रप नियुक्त कर दिया, फिर आगे बढ़ा राजा, फिर अगला प्रांत जीता, वहां पर छत्रप नियुक्त कर दिया, फिर और आगे बढ़ा। साम्राज्यवादी थे ना ये, मतलब विस्तारवादी नीति थी इनकी। हालांकि छत्रप शासन प्रणाली का प्रारंभ ईरान में हुआ था। छत्रप शासन प्रणाली का प्रारंभ कहां हुआ था? ईरान में, परंतु भारत में इसे प्रचलित करने का श्रेय शकों को प्राप्त। अब ये यूपीएससी ऐसी जगह से क्वेश्चन पूछती है, क्या करती है? क्या पूछती है? पूछेगी कि छत्रप शासन प्रणाली का प्रारंभ ईरान में हुआ, एक स्टेटमेंट दे देगी, और दूसरा स्टेटमेंट दे देगी कि भारत में इसको प्रचलित करने का श्रेय शकों को है, शक शासकों को है। आंसर दोनों ही स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। छत्रप शब्द का अर्थ होता है क्षेत्र का रक्षक। हकामनी शासक दारा प्रथम ने, यानी डेरियस फर्स्ट ने अपने राज्यपालों को यह नाम दिया था। हकामनी शासक डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने अपने राज्यपालों को यह नाम दिया था। भारत में शकों ने छत्रप और महाछत्रप जैसी उपाधियां धारण की। छत्रप का आशय प्रांतीय शासकों से था और महाछत्रप का राजा से। महाछत्रप का राजा से। महाछत्रप के अधीन छत्रप विभिन्न क्षेत्रों में शासन करते थे। भारत में सबसे पहले तक्षशिला के शक शासकों ने इसको लागू किया। सबसे पहले तक्षशिला के शक शासकों ने इसको लागू किया भारत में। तक्षशिला आज भले ही पाकिस्तान में हो, लेकिन पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था कभी। ठीक है। कुषाण शासकों ने बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते हुए शासन किया। इन्होंने राजाधिराज उपाधि से, इनकी राजाधिराज उपाधि से स्पष्ट होता है कि कुषाण नरेश के अधीन अनेक छोटे छोटे राजा शासन करते थे। कुषाणों ने भी शकों द्वारा प्रारंभ की गई छत्रपी प्रणाली को बनाए रखा, यानी कुषाणों ने भी बनाए रखा। अब ध्यान रखना, छत्रप प्रणाली का, छत्रप शासन प्रणाली का प्रारंभ ईरान में हुआ, लेकिन भारत में उसको कौन लेकर आए? शक लेकर आए, और उसी को उन्होंने, कुषाणों ने भी बाद में क्या किया? उसी छत्रप प्रणाली को बनाए रखा। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि कुषाण शासक देवपुत्र, शाहनुशाही और शाओना नोशाओ यानी शहनशाह की उपाधि धारण करते थे। कुषाण सिक्कों पर कुषाण शासकों की अनेक उपाधियां अंकित मिलती हैं। कुषाण शासक अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। कुषाण शासक अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। देवपुत्र उपाधि कुषाणों ने चीनी सम्राटों के अनुकरण पर धारण की थी। चीनी सम्राट अपने आप को क्या बोलते थे? स्वर्गपुत्र। चीनी सम्राट स्वर्गपुत्र की उपाधि धारण करते थे। कुषाणों ने उनकी नकल की और अपने आप को उन्होंने क्या कहा? देवपुत्र, शाही, शाहनुशाही जैसी उपाधियां धारण की। ठीक है। चीनियों ने कहा हम स्वर्ग के पुत्र हैं, किसके? और कुषाणों ने कहा कि हम देवताओं के पुत्र हैं। समझ में आ गया? ठीक। कुषाण शासक रोमन शासकों के अनुकरण पर मृत शासकों की स्मृति में देवकुल यानी मंदिर तथा मूर्तियां बनवाने की प्रथा प्रारंभ की। रोम के अनुकरण पर कुषाणों ने सीजर और कैसर की उपाधियां भी धारण की। जो सीजर और कैसर जो उपाधियां मिलती हैं वो रोम में मिलती हैं। प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी बोला जाता है रोम को, क्वीन ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड। क्वीन ऑफ यानी प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी कौन थी? रोम, रोमन साम्राज्य। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम जैसा शहर एक दिन में नहीं बनता। अटीला द हन, अटीला जो हूण शासक था, उसने रोम को बर्बाद किया। ठीक है। तो रोम के अनुकरण पर किन शासकों ने, भारत में किन शासकों ने सीजर और कैसर की उपाधियां धारण की? आंसर कुषाणों ने। आंसर कुषाण शासक अपने साम्राज्य को अनेक छत्रपियों में विभाजित करते थे। कनिष्क के सारनाथ अभिलेख में मथुरा के महाछत्रप खरपल्लान और वाराणसी के छत्रप बनस्पर का उल्लेख मिला है। अब ये ध्यान रखना, ये उत्तर प्रदेश पीछे से क्वेश्चन है कि सारनाथ के अभिलेख में कनिष्क के
कौन कौन से क्षत्रपों का उल्लेख मिलता है? तो मथुरा का महाक्षत्रप खरपल्लान और वाराणसी का क्षत्रप बनस्पर। वाराणसी का क्षत्रप बनस्पर। कभी कभी कुषाण शासक एक ही प्रदेश यानी प्रांत में 2 गवर्नर नियुक्त करते थे। एक ही प्रांत में 2 गवर्नर नियुक्त करने की प्रथा जो दिखाई देती है वो किसमें दिखती है? कुषाण शासकों में दिखाई देती है। इस प्रकार द्वैध शासन की परिपाटी सबसे पहले कुषाणों ने ही प्रारंभ की थी। ये यूपीएससी का क्वेश्चन किसी समय में, कि द्वैध शासन की परिपाटी सबसे पहले एंशिएंट इंडिया में कहां पर दिखाई देती है, किन शासकों के मध्य दिखाई देती है? आंसर कुषाणों में। क्यों? क्योंकि वो एक ही प्रदेश या एक ही प्रांत में 2 क्षत्रप या 2 गवर्नर नियुक्त कर देते थे। समझ में आ गया? द्वैध शासन, डायरची। अगला, सर्वप्रथम दंडनायक और महादंडनायक नामक अधिकारियों की नियुक्ति का उल्लेख भी कुषाण लेखों में ही हुआ है। संभवतः यह सैन्य अधिकारी थे। दंडनायक और महादंडनायक नामक अधिकारियों की नियुक्ति का उल्लेख सर्वप्रथम किनके अभिलेखों में मिलता है? आंसर कुषाणों के अभिलेखों में मिलता है। और ये दंडनायक और महादंडनायक क्या थे? सैन्य अधिकारी थे। संभवतः दंड नायक भी बोला जाता है कहीं कहीं पर। दंडनायक या दंडनायक, महादंडनायक या महादंडनायक। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं? पूछा कि सर्वप्रथम किस काल में राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? आंसर शुंग काल में। आंसर पुष्यमित्र शुंग का जो राजपुरोहित था वो कौन थे? पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य लिखी, जिन्होंने योग सूत्र लिखी। ठीक है। मनु ने राजा की सहायता हेतु कितने मंत्रियों से युक्त मंत्री परिषद को आवश्यक माना है? आंसर 7 या 8। 7 या 8। एक ब्राह्मण और परशुराम के प्रकार का ब्राह्मण किसे कहा गया है? गौतमीपुत्र सातकर्णी। एक ब्राह्मण कहा गया है, साथ में परशुराम से तुलना की गई है। किस सातवाहन शासक की? आंसर गौतमीपुत्र सातकर्णी। स्वामिन उपाधि मूल रूप से किसकी थी, जिसे सातवाहनों ने भी धारण किया? आंसर शकों की थी। आंसर शकों की थी। सातवाहन वंश की रानियां कौन सी उपाधि धारण करती थी? तो देवी और महादेवी। देवी और महादेवी। सातवाहन प्रशासकीय प्रणाली में अमात्य किसकी संज्ञा थी? तो पदाधिकारियों की। अमात्य किसकी संज्ञा थी? अमात्य किनको कहते थे? पदाधिकारियों को। मौर्योत्तर काल में जिस सामंतवाद का अंकुरण हुआ वह किसका प्रभाव था? आंसर शकों की क्षत्रपी प्रणाली का। सामंतवाद का जो अंकुरण हुआ है मौर्योत्तर काल में वो किसका प्रभाव था? तो शकों की क्षत्रपी प्रणाली का। क्षत्रप समझ रहे हैं? मैंने कहा एक प्रदेश को जीता, वहां पे क्षत्रप नियुक्त कर दिया, तो एक प्रकार से वो सामंत हो गया, यानी राजा के नीचे छोटा राजा। राजा के नीचे छोटा राजा। ठीक है। अगला, सातवाहन लेखों में उल्लिखित पनीय धरक नामक पदाधिकारी का प्रमुख कार्य क्या था? तो नगरीय जलापूर्ति करना। नगरीय जल की आपूर्ति करना यानी जलापूर्ति का। अगला, सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमिदान या गांव दान देने का उल्लेख कहां मिलता है? तो सातवाहन काल में मिलता है। ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया? सातवाहनों ने किया। किसके द्वारा महासेनापति नामक उच्चाधिकारी की नियुक्ति की गई थी? तो महासेनापति जो नियुक्त किए गए वशिष्ठपुत्र पुलमावी। वशिष्ठपुत्र पुलमावी। अगला, शकों ने क्षत्रपी प्रणाली को कहां से ग्रहण किया था? आंसर ईरान यानी पार्थिया से। जो पार्थियंस थे, ईरानी थे, उनसे ग्रहण किया था। भारत में सर्वप्रथम क्षत्रपी प्रणाली किसने शुरू की? तो आंसर तक्षशिला के शक शासकों ने की। तक्षशिला के शक शासकों ने की। शक भारत में कहां से आए थे? आंसर पूर्वी ईरान से आए थे। हालांकि पूर्वी ईरान उनकी मातृभूमि नहीं थी, वो भी वहां भागकर गए थे पहले, फिर वहां से फिर भागकर यहां आए वो। ठीक है। तो शक भारत में कहां से आए थे? आंसर पूर्वी ईरान से आए थे। शकों की महाक्षत्रप उपाधि किसकी थी? आंसर राजा की। महाक्षत्रप किसको बोलते थे? राजा को। सातवाहन काल में नगरों का शासन किसके द्वारा संचालित किया जाता था? आंसर निगम सभा द्वारा। आंसर निगम सभा द्वारा। अब इसके बाद मैं बता रहा हूं सोशल सिस्टम ऑफ पोस्ट मॉडर्न पीरियड यानी मौर्योत्तरकालीन सामाजिक व्यवस्था। ये मेंस का क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो आपने मेंस के हिसाब से तैयार करना है इसको। मौर्योत्तरकालीन सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल सिस्टम ऑफ पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म के प्रभाव से वर्णाश्रम व्यवस्था शिथिल हो गई थी। लोग अपने सामाजिक दायित्वों से विमुख होकर भिक्षु बनने लगे थे। शुंग और सातवाहन राजाओं ने वर्णाश्रम को पुनः व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इस काल के जो व्यवस्थाकार मनु ने कहा है कि स्वधर्म निम्न होने पर भी पर धर्म से उत्तम होता है।
अगर हमारे धर्म में बहुत सारी बुराइयां हैं तो भी दूसरे धर्म से अच्छा है। ये किसने कहा? मनु ने। स्वधर्म निम्न होने पर भी पर धर्म से उत्तम होता है, यह कथन किसका है? आंसर मनु का। सबसे पुराने स्मृतिकार जो है वो कौन है? मनु, मनुस्मृति, है ना। इस समय परंपरागत 4 वर्ण और उनके कर्तव्य आदर्श रूप में पहले के समान ही बने रहे, परंतु वर्ण संकरता की समस्या देखी गई। अनेक वर्ण संकर जातियां उत्पन्न हुई। महाभारत और मनुस्मृति में बताया गया है कि परंपरागत 4 वर्णों से भिन्न वर्णों यानी भिन्न जातियों की उत्पत्ति प्रतिलोम विवाहों से हुई। किससे हुई? मनु ने वर्ण और जाति दोनों में अंतर किया है तथा जाति शब्द का प्रयोग प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न संतानों के लिए किया गया है। वर्ण जो होते हैं 4 ही हैं पहले से। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन जातियां जो हैं, मनु ने कहा है कि वर्ण और जाति दोनों में अंतर है। उसने कहा है, मनु ने कहा है कि जाति शब्द का प्रयोग प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न संतानों के लिए किया जाता है। प्रतिलोम मतलब इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटरकास्ट मैरिजेस, ठीक है। मनु ने वर्ण संकर से 57 जातियों की उत्पत्ति बताई है। मनु द्वारा बताई गई कुछ संकर जातियां, एक, अगर ब्राह्मण पिता ब्राह्मण है, माता वैश्य है, तो जो संतान होगी वो अंबस्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अंबस्ट। पिता अगर ब्राह्मण है, माता अगर शूद्र है, तो जो संतान होगी वो निषाद होगी। क्या होगी? पिता अगर क्षत्रिय है, माता अगर शूद्र है, तो जो संतान होगी वो उग्र होगी। तो अब ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछता है वो? यूपीएससी पूछती है, ब्राह्मण पिता और वैश्य माता की संतान को मनु ने क्या कहा है? आंसर अंबस्ट कहा है, ठीक है। ब्राह्मण पिता और शूद्र माता की संतान को मनु ने क्या कहा है? आंसर निषाद कहा है। क्षत्रिय पिता और शूद्र माता की संतान को मनु ने क्या कहा है? आंसर उग्र कहा है। यह अनुलोम विवाह है। इसमें क्योंकि जो उच्च वर्ण का पुरुष है और निम्न वर्ण की क्या है? महिला है। उच्च वर्ण पुरुष और निम्न वर्ण महिला का जब विवाह होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अनुलोम विवाह। अब प्रतिलोम विवाह क्या बोलते हैं? निम्न वर्ण पुरुष हो और उच्च वर्ण महिला हो तो उसकी जो उस विवाह को क्या बोलते हैं? प्रतिलोम विवाह। और ऐसे विवाहों से उत्पन्न संतान कैसी होगी? पिता अगर क्षत्रिय है और माता अगर ब्राह्मण है, ब्राह्मणी है, माता क्या है? ब्राह्मणी है, तो जो संतान होगी वो सूत कहलाएगी। किसने कहा? मनु ने कहा। पिता अगर वैश्य है, माता अगर ब्राह्मणी है, तो जो संतान होगी वो विदेह कहलाएगी। पिता अगर वैश्य है, माता अगर क्षत्रिय है, तो जो संतान होगी वो मागध कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मागध, यानी वैश्य पिता और क्षत्रिय माता की संतान मागध। ऐसा समझ में आ गया? ऐसा बताया है किसने? मनु ने। और लगभग 57 जातियों की उत्पत्ति बताई है उसने। कितने? इसी समय जाति व्यवस्था की कठोरता बढ़ती हुई दिखती है। इसका एक कारण अनार्यों यानी विदेशी जातियों का आगमन भी था। अनार्यों यानी विदेशी जातियों का आगमन भी था। मनु ने आपत्ति काल में निर्वाह के लिए 10 ऐसे व्यवसाय बताए हैं जिसे चारों वर्णों की व्यक्ति कर सकते हैं। 10 ऐसे व्यवसाय बताए हैं जिसे चारों वर्णों के व्यक्ति कर सकते हैं। ये व्यवसाय कौन कौन से हैं? नंबर 1, शिल्पकर्म। शिल्पकर्म चारों वर्णों वाले कर सकते हैं। सेवा चारों वर्णों वाले कर सकते हैं। मजदूरी चारों वर्णों वाले कर सकते हैं। पशुपालन चारों वर्णों वाले कर सकते हैं। व्यापार चारों वर्ण, कृषि चारों वर्ण, भिक्षा चारों वर्ण और ब्याज लेना चारों वर्ण। तो कौन कौन से काम बताए? ऐसे 10 व्यवसाय कौन कौन से बताए? शिल्पकर्म, सेवा, मजदूरी, पशुपालन, व्यापार, कृषि, भिक्षा और ब्याज लेना। इस समय अस्पृश्यता की भावना में वृद्धि हुई। पाणिनि और पतंजलि शूद्रों के 2 वर्ग बताते हैं। पाणिनि और पतंजलि शूद्रों के 2 वर्ग बताते हैं। एक है अनिर्वसित। अनिर्वसित मतलब जो नगर की सीमा में रहते थे। पतंजलि यवनों और शकों को इसी वर्ग में रखते हैं। ये अस्पृश्य नहीं थे। क्या नहीं थे? अनिर्वसित मतलब जो नगर की सीमा में रहते थे। और पतंजलि ने यवनों को और शकों को इसी वर्ग में रखा और कहा है कि ये अस्पृश्य, अनटचेबल्स नहीं है। दूसरे हो गए निर्वसित, जो नगर की सीमा के बाहर रहते थे और अस्पृश्य थे, अनटचेबल थे। क्या थे? अनटचेबल्स थे। इतना समझ में आ गया? मनु ने शूद्र और दास की स्थिति में कोई भेद नहीं किया है। मनु के अनुसार स्नातक को शूद्र के साथ यात्रा नहीं करनी चाहिए। स्नातक को शूद्र के साथ यात्रा
नहीं करनी चाहिए। इस समय शूद्रों को वैदिक शिक्षा लेना वर्जित था, परंतु मनु शूद्र अध्यापकों और शिष्यों का उल्लेख करते हैं, अतः शूद्र वैदिक शिक्षा से इतर अन्य व्यवसाय की शिक्षा लेते थे। इतना समझ में आ गया? इस समय शूद्रों की सामाजिक धार्मिक स्थिति में भले ही अवनति हुई, परंतु उनकी आर्थिक दशा में सुधार हुआ, क्योंकि उन्हें कृषि, पशुपालन और पण्य शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। किस किस की? कृषि, पशुपालन और पण्य शास्त्र। मौर्योत्तर कालीन समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता शक, यवन, कुषाण आदि विदेशी जातियों का भारतीयकरण था। जनजातियों एवं विदेशियों के सम्मिलन से वर्ण संकरता में वृद्धि हुई। विदेशी जातियों ने भारतीय धर्म अंगीकार कर लिया। व्यवस्थाकारों ने इन्हें व्रात्य क्षत्रिय कहकर वर्ण व्यवस्था में स्थान दिया। यानी मैंने कहा आपको, आक्रांता इस देश में आते हुए दिखाई देते हैं, बाहर जाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। वो यहीं के धर्मों को स्वीकार कर लेते हैं और यहीं के लोगों के साथ मिक्स हो जाते हैं, यहीं उनके विवाह होते हैं, यहीं उनकी संतानें होती हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया? व्रात्य क्षत्रिय कहा गया है, और उनको वर्ण व्यवस्था में स्थान दिया गया व्रात्य क्षत्रिय कहकर। इन विदेशी जातियों के साथ इनके पुरोहित वर्ग भी आर्यों जैसे शकों के पुरोहित मग थे। शकों के पुरोहित, इन विदेशी जातियों के साथ इनके पुरोहित वर्ग भी आए। जैसे शकों के जो पुरोहित थे वो कौन थे? मग थे। क्या थे? कालांतर में इन्हें ब्राह्मण वर्ग में सम्मिलित कर लिया गया। कालांतर में इन्हें, यानी शकों के पुरोहितों को भी क्या माना गया? मगों को, मग को ब्राह्मण माना गया। विदेशी जातियों ने भारतीय संस्कृति को अंगीकार किया, जिसमें यवन देश के राजा हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया। शक शासक रुद्रदामन वैदिक धर्म का अनुयायी था। कुषाण शासक विमकटविशस शैव धर्मानुयायी था। कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था। इन शासकों के सिक्कों पर विभिन्न भारतीय देवी देवताओं के चित्र अंकित कराए गए। इस समय दास प्रथा मौजूद थी। मनु ने 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। कालांतर में नारद ने इसके अतिरिक्त और 8 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। कुल 15 प्रकार के दासों का विवरण दिया गया है। मनु ने जिन 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ही कौटिल्य ने भी दासों के प्रकार बताए हैं। कितने? 9। जिसमें मैंने बोला था कि उत्तराखंड पीसीएस वालों ने पूछा उदर दास कौन था, तो कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। मनु ने 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया। मनु द्वारा बताए गए दासों के प्रकार बता रहा हूं। एक हो गया ध्वजाहृत। कौन? ध्वजाहृत, यानी युद्ध में बंदी बनाया गया। कहां पर? युद्ध में बंदी बनाया गया दास। दूसरा हो गया भक्तदास, यानी दुर्भिक्ष के समय भोजन के लिए बना दास। भक्तदास कौन है? दुर्भिक्ष के समय भोजन के लिए बना दास क्या कहलाता है? भक्तदास कहलाता है। देखो, ध्वजाहृत दास का उल्लेख आपके अर्थशास्त्र में भी हुआ है। किसने? कौटिल्य ने किया है। वहां पर युद्ध विजित दास उसने भी बोला है। ऐसे ही मनु ने भी बोला है ध्वजाहृत दास युद्ध में बंदी बनाया गया। लेकिन भक्तदास का उल्लेख इसने नहीं किया है, कौटिल्य ने नहीं किया है। भक्तदास का उल्लेख कौन करता है? मनु करता है। कि दुर्भिक्ष यानी अकाल के समय भोजन के लिए जो दास बनता है उसको भक्तदास बोलते हैं। अगला है ग्रहज, यानी घर में दासी से उत्पन्न जो दास है वो ग्रहज है। घर में दासी से उत्पन्न दास ग्रहज। क्रीत जो है वो खरीदा हुआ। क्रीत कैसा है? खरीदा हुआ। क्रीत शब्द, क्रीत दास का उल्लेख चाणक्य ने भी किया है, कौटिल्य ने भी किया है अपने अर्थशास्त्र में। यानी क्रय द्वारा प्राप्त दास, यानी जिसको खरीदा गया हो। अगला है दत्रिम, यानी माता पिता एवं संबंधियों द्वारा दिया हुआ। माता पिता एवं संबंधियों द्वारा दिया हुआ, यानी वो हो गया दत्रिम। अगला हो गया पैतृक, पिता की परंपरा से चला आता हुआ। पिता की परंपरा से चला आता हुआ दास जो है वो पैतृक है। अगला है दंडदास, 7वें प्रकार का दास जो है वो दंडदास। ऋण न अदा कर पाने के कारण बना दास। ऋण न अदा कर पाने के लिए जो दास बनता था उसको बोलते थे दंडदास। ऐसा ही कुछ कौटिल्य ने भी बोला है। अहितक बोला है उसने, लेकिन वो ऋण के धरोहर के रूप में प्राप्त दास को बोला है उसने। अहितक किसको बोला है? अगर मैं यूपीएससी का पेपर बना रहा होता तो मैं यही बोलता कि कौटिल्य के अनुसार ऋण के लिए धरोहर के रूप में प्राप्त दास को अहितक बताया गया है। कौटिल्य ने क्या बोला है? अहितक। जबकि मनु ने अगला स्टेटमेंट बना के देता, मैं ऋण ना अदा कर पाने के कारण बना दास दंडदास कहलाता था। ऋण ना अदा कर पाने के कारण बना दास क्या कहलाता था? दंडदास कहलाता था। दोनों स्टेटमेंट सही है।
मौर्योत्तर काल में नारी की स्थिति वैदिक काल की अपेक्षा निम्नतर होती जा रही थी। नारियों का सभा समिति में स्थान नगण्य ही देखने को मिलता है, किंतु सातवाहन शासकों में माता को प्रमुखता देने और पुत्रों के संरक्षक के रूप में शासन करने आदि से नारी की स्थिति को सामान्य कहा जा सकता है। इस समय के व्यवस्थाकार जो है मनु, नारी की महत्ता को वर्णित करते हुए लिखते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमयन्ते तत्र देवता। मनु ने लिखा है जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता क्या करते हैं? निवास करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमयन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूजयन्ते सर्वास्त्राफला क्रिया। यानी मनुस्मृति में 3/56 अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, जहां इनकी पूजा नहीं होती है वहां सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं, वहां पर सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस समय भी स्त्री धन पर उसका अधिकार माना गया है। स्त्री धन क्या होता है? महिला स्त्री जो अपने मायके से जो धन लेकर आती है, जो उसकी अपनी संपत्ति होती है मायके से लाई हुई, वो कहलाता है स्त्री धन। क्या कहलाता है? स्त्री धन। स्त्री धन पर किसका अधिकार होता है? पुत्री का अधिकार होता है। किसका होता है? यानी मम्मी के जितने भी गहने हैं वो पुत्री के होते हैं वैसे शास्त्रों के अनुसार। ये अलग बात है कि अब किसको देते हैं? बहू को दे देते हैं, है ना। पर जो शास्त्र बोलते हैं वो बोलते हैं कि स्त्री धन पर, यानी माता की मृत्यु के बाद स्त्री धन पर किसका अधिकार होता है? पुत्री का। मनु ने स्त्री धन का विशद वर्णन किया है। वे इसमें विवाह के समय माता पिता, भाई और अन्य संबंधियों द्वारा दिए गए उपहार और विवाह के बाद पति द्वारा प्रेम में दिए गए उपहारों को शामिल करते हैं। स्त्री धन क्या है? विवाह के समय माता पिता ने जो दिया है, भाई ने जो दिया है, अन्य संबंधियों ने जो उपहार दिए हैं, विवाह के बाद पति ने जो प्रेम में उपहार दिए हैं, वो सभी स्त्री धन कहलाता है। मौर्योत्तर काल में विवाह के लिए कन्या की आयु कम हो गई। 9 से 12 वर्ष की कन्या का विवाह श्रेष्ठ माना गया। बाल विवाह क्यों आया इस देश में? आक्रांताओं के कारण। बाल विवाह क्यों आया? ये ध्यान रखना। इस देश में पहले जो विवाह होते थे, शास्त्र सम्मत जो विवाह हैं, वो मॉर्निंग में होते हैं इस समय, या दिन में होते थे पहले। लेकिन क्या हुआ कि जब आक्रांता आए तो धीरे धीरे वो विवाह की प्रथा क्या हो गई? एक तो छोटी उम्र में ही विवाह किए जाने लगे। क्या किए जाने लगे? बाल विवाह होने लगे। और दूसरा क्या होने लगा? रात्रि के समय विवाह होने लगे। रात्रि की परंपरा जो है ये आक्रांताओं के कारण हुई है। क्योंकि क्या करते थे आक्रांता? जहां भी विवाह होता था दुल्हन जो होती थी उसको उठा के ले जाते थे। इसलिए रात्रि, इसीलिए सुना होगा आपने मैदानी इलाकों में तारों की छांव में विदा करते हैं क्या बारात को। बारात विदा कब करनी है? तारों की छांव में। तारों की छांव में मतलब जब आसमान में तारे लगे हुए हैं। इतना समझ में आ गया? तो 9 से 12 वर्ष की कन्या का विवाह श्रेष्ठ माना गया है। वस्तुतः प्रथम शताब्दी ईस्वी। अच्छा, ये जो आपका ये पर्दा प्रथा है ना, ये भी तभी आया। स्त्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ा क्या बन गया? उद्देश्य बन गया उस समय। आक्रांताओं से बचाना था। और ये आक्रांता कौन थे? बड़े क्रूर थे। क्या थे? क्रूर थे। तो प्रथम शताब्दी ईस्वी यानी कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई और स्त्रियों को उपनयन संस्कार के अयोग्य घोषित कर दिया गया। उपनयन संस्कार के अयोग्य घोषित कर दिया गया। इससे नारियों की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति में अवनति हुई। क्यों पढ़ाना लिखाना छोड़ा गया? पुराने लोगों को सुनना कभी, खासकर मैदानी इलाकों में, ज्यादा क्या पढ़ाना लड़की को? क्यों नहीं पढ़ाना है? क्योंकि पढ़ गई तो फिर आवाज उठाएगी। महिला सशक्त अगर हो गई तो वो अच्छे और बुरे में क्या फर्क महसूस करने लगेगी। तो उसको क्या अशिक्षित रहने दो, उसको घर के कार्य सिखाओ और उसको क्या बताओ। अरे सुना होगा आपने, ये तो सुना ही होगा, अब बेटा तेरी डोली उठ गई यहां से, अब क्या सुना है कि अब तू पराई हो गई, अब ये घर तेरे लिए क्या हो गया? नहीं आया समझ में? इस तरह की शिक्षा क्यों दे रहे हैं? उसके दिमाग में क्यों भर रहे हैं? और पति परमेश्वर की प्रथा क्यों भर रहे हैं? इसीलिए भर रहे हैं कि जो भी हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसमें आपने क्या नहीं करना है? विरोध नहीं करना है। विरोध कब होता है? जब शिक्षा होती है उसके पास। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो दाढ़ेगा। किसने कहा था? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। ठीक है। जो शूद्र वर्ग है उनको भी अशिक्षित रखा गया, क्योंकि अगर उनको शिक्षित कर दिया जाता तो फिर क्या होता? आवाज उठती, अच्छे और बुरे में फर्क महसूस होता। नहीं आया समझ में? चलो जी, तो
प्रथम शताब्दी ईस्वी कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? तो कुषाणों के समय में हुई। स्त्रियों को उपनयन संस्कार के अयोग्य घोषित कर दिया गया। इससे नारियों की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति में अवनति हुई। इस समय भी विवाह के 8 प्रकार प्रचलित थे। कितने प्रकार? 8 प्रकार प्रचलित थे। साथ ही अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी प्रचलित थे। साथ ही अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी प्रचलित थे। मनु ने माता की ओर से तीसरी पीढ़ी तक विवाह करने का निषेध किया है। यानी मातृपक्ष की ओर से तीसरी पीढ़ी तक कोई विवाह नहीं करेगा मातृपक्ष से। यानी इसीलिए उत्तराखंड में भी देखा होगा आपने, जब रिश्ते होते हैं तो खाली ये नहीं पूछते कि, अब तो खैर यही पूछ रहे कि भाई देहरादून में मकान है कि नहीं है, ऐसे ही पूछ रहे सरकारी नौकरी है कि नहीं है। पहले के जो लोग हैं वो दादा दादी कहाँ की थी, परदादा परदादी परदादी कहाँ की थी, नाना कहाँ के थे, नानी कहाँ की थी, परनानी कहाँ की थी। क्यों इतना क्यों ध्यान रखा जाता था? 72 गांव में, रुद्रप्रयाग जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 72 गांव में शादी होती थी। इस गांव से बाहर नहीं करनी शादी। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि सगोत्री विवाह हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि रिलेशन में विवाह हो जाए। क्योंकि तीसरी पीढ़ी तक आते आते भूल जाते हैं कि कौन किसका, किसके बच्चे कहाँ क्या। तो पुराने लोगों को क्या इन चीजों का ज्ञान रहता था। एक बहुत बूढ़ी महिला से मैंने पूछा कि आपको इतना याद कैसे है? 72 गांव के नाम और सबके, उनको सब पता था, जन्म वनम कब कैसे, कितने बच्चे, कितनी पत्नियां, कितने। मैंने पूछा उनसे कि आपको इतना इतना याद कैसे रखते हैं आप? तो उन्होंने कहा बेटा तुमने पोथी बांची है। पोथी मतलब किताबें पढ़ी है, हमने यही पढ़ा है। हमारे पास किताबें नहीं थी तो हमने यही पढ़ा कि कौन कहाँ पैदा हुआ, कौन कहाँ मरा, किसके बच्चे कितने, वो बच्चे कहाँ कहाँ सेटल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। और खासकर शादी विवाह के अवसर पर उन बुजुर्गों से पूछा जाता था। समझ में आया? तो किसको फॉलो कर रहे हैं? वो मनु को, कि मातृपक्ष से, माता की ओर से तीसरी पीढ़ी तक विवाह पर निषेध किया है। किसने? मनु ने। ठीक है। मनु विवाह को आजीवन चलने वाली संस्था बताते हैं। मनु विवाह को आजीवन चलने वाली संस्था बताते हैं। विवाह विच्छेद का प्रावधान नहीं था। विवाह विच्छेद का प्रावधान नहीं था। यार कहां से होगा विवाह विच्छेद? क्योंकि शिक्षित किया नहीं बालिका को, 9 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया। ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस भी अगर हुई या कुछ सुनाया भी गया, प्रताड़ित भी किया गया, तो उसको तो ज्ञान ही नहीं था इस चीज का कि क्या करना, विरोध भी करना है। साथ में उसको बताया गया था कि पति जो है वो परमेश्वर होते हैं। नहीं आया समझ में? अभी ये घटनाएं इतनी क्यों बढ़ रही हैं? डिवोर्स की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? विवाह विच्छेद क्यों हो रहे हैं इतने? क्योंकि महिला सशक्त हो गई है, शिक्षित हो गई है। समझ में आ गया? चलो जी। मौर्योत्तर काल में प्रमुख चर्चित विवाह जो थे वो उसके बारे में बता रहा हूं। शुंग शासक अग्निमित्र का विवाह मालविका से हुआ, जो क्षत्रिय कन्या थी। शुंग शासक, अब शुंग हो गया ब्राह्मण, अग्निमित्र क्या हो गया? शुंग वंश जो है वो ब्राह्मण राजवंश है। पुष्यमित्र शुंग जो है वो ब्राह्मण है, उसका बेटा जो अग्निमित्र है वो भी क्या होगा? ब्राह्मण होगा। उसका विवाह किसके साथ हो रहा? मालविका के साथ। तो मालविका क्या है? क्षत्रिय है। तो किस प्रकार का विवाह हुआ? उच्च वर्ण पुरुष, निम्न वर्ण महिला, अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह। समझ में आ गया? मालविका अग्निमित्र नाटक लिखा है कालिदास ने। मालविका और अग्निमित्र के प्रणय प्रसंग के बारे में लिखा है। अगला, सातकर्णी प्रथम के महाराष्ट्री या महारठी अगीय और अमीय वंश की क्षत्रिय कन्या नागनिका से अपना विवाह किया। सातकर्णी प्रथम का विवाह किससे हुआ? नागनिका या नयनिका, जो किस वंश की थी? महाराष्ट्री अगीय या अमीय वंश की क्षत्रिय कन्या थी। अगला, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का विवाह रुद्रदामन की पुत्री से हुआ। अब रुद्रदामन तो भाई शक शासक है, विदेशी है। क्या है? विदेशी। और विदेशी कन्या के साथ विवाह हो रहा किसका? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का। ऐसे ही हमने ये पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना के साथ हुआ। किसके साथ? और इसको सदियों तक याद रखा गया। जब भी कोई भारतीय पुरुष किसी विदेशी महिला के साथ विवाह करेगा, उसको सदियों तक याद किया गया। पुराने जमाने में कब तक? गुप्त काल तक याद किया गया। गुप्त काल में एक पुस्तक लिखी गई, कौन सी? मुद्रा राक्षस। कौन सी? विशाख दत्त ने लिखी मुद्रा राक्षस। एना डोमिनी में बैठ के लिख रहा है मुद्रा राक्षस गुप्त काल में। और मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य की भर्त्सना कर रहा है। उसको बोल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य कुलहीन है और वृषल है। क्या है? कुलहीन है और वृषल है। यानी जो कुल है उसका हीन है,
छोटे कुल का है, और साथ में वृषल मतलब जो धर्मच्युत हो, धर्मच्युत मतलब जो धर्म से हट गया हो। एक मलेच्छ कन्या के साथ विवाह कर दिया, नहीं आया समझ में? अभी तो अच्छा माना जा रहा है वर्तमान में कि जो बहू है वो क्या है, विदेशी है ना, लेकिन पुराने समय की बात बता रहा हूं मैं। तो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का विवाह रुद्रदामन की पुत्री के साथ हुआ। अगला, मौर्योत्तर काल में नियोग और पुनर्विवाह की प्रथाएं बंद हो गई थी। नियोग मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करना, नियोग, और पुनर्विवाह या बड़े भाई की मृत्यु के बाद छोटे भाई द्वारा भाभी के साथ विवाह, नियोग प्रथा बंद हो गई। पुनर्विवाह की प्रथाएं भी बंद हो गई। पुनर्विवाह की प्रथाएं भी क्या हो गई, बंद हो गई। मनुस्मृति में तलाक, विधवा पुनर्विवाह और नियोग प्रथा का वर्जित माना गया है। किस किस को? तलाक यानी डिवोर्स को, विधवा पुनर्विवाह को और नियोग प्रथा को, तीनों को क्या किया गया है, वर्जित किया गया है। जब देश आजाद हुआ तो दो जो बड़े लीडर थे हमारे, एक हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एक हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू पाश्चात्य संस्कृति में क्या, पाश्चात्य संस्कृति वाले थे। अब उन्होंने कहा वो हिंदू कोड बिल लेके आए, और हिंदू कोड बिल किससे संबंधित है, यही तलाक। बड़ा बवाल हुआ, राजेंद्र प्रसाद ने विरोध किया, उन्होंने कहा हमारी संस्कृति नहीं है भाई तलाक की, हमारे यहाँ 7 जन्मों का रिश्ता होता है। क्या 7 फेरों के 7 जन्म, प्यारी दुल्हनिया भूल ना जाना, सुना है? नहीं सुना? वो हैदराबाद के सांसद कौन है, क्या नाम है उनका, ओवैसी, वो बोल रहे थे कि भाई हिंदुओं में जो विवाह होता है वो 7 जन्मों का बंधन होता है, हमारे यहाँ जो विवाह होता है मुस्लिमों में वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म, 3 बार तलाक बोलना है, खत्म। उन्होंने कहा हम नहीं 7 जन्मों का वो निभाते, हम तो बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मतलब जब तक चल रहा है ठीक, बच्चे हुए 3 4 5 बच्चे हुए, उसके बाद अगर ऐसा लगता है कि छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। पति ने 3 बार बोला तलाक और क्या हो गया, डिवोर्स। समझ में आया? तो मनुस्मृति में तलाक को मना किया गया है, विधवा पुनर्विवाह को मना किया गया, नियोग प्रथा को वर्जित किया गया। विधवा पुनर्विवाह, विधवाओं की स्थिति इस देश में बहुत ही बुरी रही है। उनके केश काट दिए जाते थे, उनको एक टाइम भोजन दिया जाता था, उनको जमीन पर, उत्तराखंड में तो नहीं होता था ऐसा, लेकिन मैं दक्षिण भारत और देश के अन्य भागों की बात कर रहा हूं। उनके केश काटना, उनको चटाई पर सोना होता था जीवन पर्यंत पति की मृत्यु के बाद। और अगर कोई बाल विधवा हो गई तो समझ लो, अगर 15-16 साल में विधवा हो गई तो अगर वो 90 साल तक भी जी तो उसको वैसे ही जीवन जीना है। कितना अत्याचार था भाई। विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगा दी किसने? मनु ने, मनुस्मृति में लिखा है। इसके लिए एक पिक्चर देखिएगा, प्रेम रोग, किसकी है? पद्मनी कोल्हापुरी की है मेरे ख्याल से, और साथ में ऋषि कपूर है। बहुत ही बेहतरीन पिक्चर, खासकर जमींदारों में विधवा पुनर्विवाह बड़ा वैसा माना जाता था। प्रेम रोग सुपर डुपर हिट फिल्म है अपने समय की। नियोग प्रथा पर भी वर्जित कर दिया गया। सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य ने विधवा को सभी प्रकार के उत्तराधिकारियों में प्रथम स्थान दिया है। किसने? याज्ञवल्क्य स्मृति में विधवा को सभी प्रकार के उत्तराधिकारियों में प्रथम स्थान दिया है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, कुछ क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बता रहा हूं मैं। कुषाणों द्वारा धारण की गई शहंशाह उपाधि कहां की थी? आंसर ईरान की थी। कुषाणों ने जो शहंशाह की उपाधि धारण की वो कहां से ली? उन्होंने ईरान से ली। स्वर्गपुत्र उपाधि कहां के शासक धारण करते थे? चीन के शासक धारण करते थे। देवपुत्र की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? कुषाण वंश के शासकों ने। किसके अनुकरण पर? चीनियों के अनुकरण पर। चीनी बोलते थे अपने आप को स्वर्गपुत्र, कुषाणों ने कहा अपने आप को देवपुत्र। कुषाणों ने देवपुत्र की उपाधि कहां के शासकों के आगमन के अनुसरण पर धारण की? आंसर चीनियों के। कुषाणों ने सीजर और कैसर, जूलियस सीजर सुना होगा आपने, सीजर और कैसर की उपाधि कहां के शासकों के अनुकरण पर धारण की? आंसर रोम के शासकों के अनुकरण पर की। देवकुल का निर्माण कुषाण शासक किसकी स्मृति में कराते थे? आंसर मृत राजा की। आंसर मृत राजा की स्मृति में देवकुलों का निर्माण कराते थे। कौन लोग? कुषाण लोग। दंडनायक नामक अधिकारी का उल्लेख सर्वप्रथम किसके अभिलेखों में मिलता है? कुषाणों के। दंडनायक नामक अधिकारी का उल्लेख सर्वप्रथम किसके अभिलेखों में मिलता है? कुषाणों के। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किसने शुरू की? आंसर कुषाणों ने। द्वैध शासन यानी एक ही क्षेत्र में 2 गवर्नर नियुक्त किए इन्होंने, तो द्वैध शासन प्रणाली कहा गया उसको। और ये किसने शुरू की? कुषाणों ने। मनु ने जाति शब्द का प्रयोग किस विवाह के संदर्भ में किया है? उसने कहा प्रतिलोम विवाह।
अगर निम्न वर्ण पुरुष है और उच्च वर्ण महिला है तो उससे उत्पन्न जो संतानें होंगी वो जातियां बनेंगी, फिर उसके हिसाब से जातियां निर्धारित होंगी। प्रतिलोम विवाह याद रखना, अनुलोम मत कर देना वहां पर। अनुलोम में उच्च वर्ण का पुरुष होता है, निम्न वर्ण की महिला होती है। प्रतिलोम में निम्न वर्ण का पुरुष होता है, उच्च वर्ण की महिला होती है। किसने कहा कि स्वधर्म निम्न होने पर भी परधर्म से उत्तम होता है, यानी अपना धर्म अगर कुछ बुराइयां भी हों और परधर्म में अगर बुराइयां ना हो लेकिन फिर भी स्वधर्म जो है वो परधर्म से अच्छा होता है, मनु ने कहा है। किसने कहा है? मनु ने। क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी माता से उत्पन्न संतान को क्या कहा गया है? आंसर सूत कहा गया है। क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी माता से उत्पन्न संतान को क्या कहा गया है? सूत कहा गया है। ठीक है, ऐसे ही सबसे पहले किसने शूद्रों को दो कोटियां निर्वसित और अनिर्वसित में बांटा था? आंसर पाणिनि। किसने? अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि, गांधार का निवासी पाणिनि। ठीक है, अगला, मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी? शक, कुषाण आदि विदेशी जातियों का भारतीयकरण हो गया। क्या हो गया? शक, कुषाण आदि विदेशी जातियों का भारतीयकरण। शकों के पुरोहित कौन थे? मग। इनको ब्राह्मण माना गया बाद में। शकों के जो पुरोहित मग थे उनको क्या माना गया? ब्राह्मण माना गया। दासों को सीमित रूप से कृषि कार्य में नियोजित करने का संकेत कब से मिलने लगा है? कब से मिलने लगता है? 3री शताब्दी ईसा पूर्व से। दासों को कृषि कार्य में नियोजित करने के जो संकेत मिलते हैं 3rd सेंचुरी बीसी से मिलते हैं। कब से मिलते हैं? 3rd सेंचुरी बीसी। भारतीय समाज में स्त्री धन की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले किस काल में देखने को मिलता है? सूत्र काल में देखने को मिलता है। किस काल में? सूत्र काल में देखने को मिलता है। 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। कौन विवाह को आजीवन चलने वाली संस्था मानते हैं? मनु। युद्ध में बंदी बनाए गए दास को कब मुक्त करने का विधान किया गया था? 1 वर्ष पश्चात। अगर युद्ध में किसी को बंदी बनाया गया तो 1 वर्ष पश्चात उसको मुक्त किया जा सकता था। मौर्योत्तर काल में लड़कियों के विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई? 9 से 12, यानी बाल विवाह शुरू हो गए। क्या हो गए? बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हो गई। नियोग प्रथा का प्रथम प्रमुख उद्देश्य क्या था? आंसर पुत्र प्राप्ति। आंसर पुत्र प्राप्ति। किसने नियोग प्रथा को पशु धर्म कहा है? आंसर मनु ने। नियोग प्रथा को पशु धर्म किसने कहा है? मनु ने। नियोग प्रथा के तहत अधिकतम कितनी संतानोत्पत्ति की अनुमति थी? आंसर 2। 2 संतानें उत्पन्न कर सकती थी कोई महिला। विधवा पुनर्विवाह को कब से बंद करने पर बल दिया गया? मौर्योत्तर काल में। विधवा पुनर्विवाह को मौर्योत्तर काल में बंद कर दिया गया। अब मैं थोड़ा व्रात्य क्षत्रिय के बारे में बता रहा हूं। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द जो है वो पर ब्रह्म के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। किस संदर्भ में? पर ब्रह्म के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। इसका प्रयोग आध्यात्मिक शक्ति के रूप में किया गया है जो पुरुष रूप में प्रकट स्वयं महादेव कहे गए हैं। परंतु कालांतर में व्रात्य शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया गया जो वैदिक कर्म से विमुख हो गए थे। जो वैदिक कर्म से विमुख हो गए थे उनको, उनके लिए शब्द क्या प्रयुक्त किया गया? व्रात्य। अथर्ववेद में ही मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया है जो प्राकृत भाषा बोलते थे। मगध के लोगों को क्या कहा गया अथर्ववेद में? व्रात्य। और कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृत भाषा बोलते थे। मनु ने यवन, शक, पहलव, चोल, द्रविड़ आदि को व्रात्य क्षत्रिय कहा है। किन किन को? यवन, शक, पहलव, चोल और द्रविड़ व्रात्य क्षत्रिय कहा है। उनके अनुसार ये मूलतः क्षत्रिय ही थे, परंतु वैदिक क्रियाओं के त्याग तथा ब्राह्मणों से विमुख होने के कारण इनका क्षत्रित्व समाप्त हो गया। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में व्रात्यों को शुद्ध करके समावेशित करने का भी विधान था। सामवेद में ब्राह्मणों ने व्रात्य स्तोम यज्ञ का उल्लेख इसी संदर्भ में किया है। ये आईएएस का क्वेश्चन है। किसी अनार्य को आर्य बनाना है तो उसके लिए कौन सा यज्ञ करना पड़ता था? आंसर व्रात्य स्तोम यज्ञ। कौन सा? और इसका उल्लेख कहां पर मिलता है? सामवेद में मिलता है। कहां पर मिलता है? और व्रात्य कौन थे? व्रात्य कुछ नहीं, व्रात्य थे तो क्षत्रिय लेकिन ब्राह्मणों से विमुख हो गए, इसलिए उनका क्षत्रित्व समाप्त हो गया, इसलिए उनको व्रात्य कहा गया। एक ये क्वेश्चन बार बार आता है, अथर्ववेद में मगध के लोगों को क्या कहा गया है? आंसर व्रात्य। अथर्ववेद में मगध के लोगों की भाषा क्या बताई गई है? प्राकृत। क्या बताई गई है? प्राकृत। इतना समझ में आ गया? इसके बाद अब अगले लेक्चर में मैं मौर्योत्तरकालीन आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमी ऑफ पोस्ट मॉडर्न पीरियड, इकोनॉमी ऑफ पोस्ट मॉडर्न पीरियड और मौर्योत्तरकालीन व्यापार वाणिज्य के बारे में बताऊंगा।